Hello students, welcome to Genic Education. I hope you are doing very well. तो हमारा अभी क्या सेशन चल रहा है स्टूडेंट्स? हमारा सेशन चल रहा है इस 250 डेज यूट्यूब प्लान में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट चल रहा है स्टूडेंट्स? कैलकुलस चल रहा है। तो कैलकुलस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? आपने कैलकुलस को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला पार्ट कौन सा था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा था मैक्सिमा मिनिमा। तीसरा सीरीज। चौथा डबल इंटीग्रल्स। अभी जो पांचवा पार्ट है वो है वेक्टर कैलकुलस। पांचवा पार्ट है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस की जब हम बात करेंगे तो जो सिंपली हमने कैलकुलस में किया था लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, जो सबको लाइन इंटीग्रल, तो वहां पे जब उसमें थे कैलकुलस में तो सिंपली हम बोलेंगे नंबर्स स्केलर्स के फॉर्म में, तो सिंपली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। वैसा ही वेक्टर अरिथमेटिक में होता है, दैट इज नोन एज वेक्टर अरिथमेटिक। दैट यू हैव सम वेक्टर्स, you have to do addition, you have to do subtraction, you have to do the line integrals of vectors, surface integrals of vectors, like this. और इस केस में जिससे कि लाइन इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका एप्लीकेशन आता है फिजिक्स में। जो वेक्टर इससे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन कहां आता है? मोस्टली फिजिक्स में आता है। जैसे कि वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dl. Work is equal to force into displacement. That is the integration. Force is means vector quantity, the displacement is a vector quantity. तो हम वहां पे क्या करते हैं? लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। लाइन इंटीग्रल जब भी निकालेंगे तो अलोंग विच पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो हमें देखना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कौन से पाथ के अलोंग हुआ। दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑन विच पाथ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड ड्यू टू फोर्स। ऐसे ही क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल्स करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल्स का जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपका एप्लीकेशन आएगा करंट निकालने में। करंट डेंसिटी पता हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कंडक्टर से अगर करंट डेंसिटी पता हो तो डीए सरफेस एरिया एलिमेंट वेक्टर निकाल के हम आई फाइंड कर सकते हैं। ये बात हो गई। तो ये सारे एप्लीकेशन है, इसलिए हमें सब सीखना पड़ता है। तो हम जो पहला जो आज लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट how to find angle between two vectors, what do you mean by orthogonal vectors, what do you mean by orthonormal vectors, what do you mean by parallel vectors, what do you mean by collinear vector, what do you mean by एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इन चीजों को डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछा है इसके बेस पे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है अपना 2011 में। ये आया है 2011 में। क्वेश्चन आया है दैट टू वेक्टर्स, लेट अस से वेक्टर v1, वी डिनोट वन वेक्टर एज वेक्टर v1, उसका है 1 1 1, मींस तीनों कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तीनों क्या है? 1 1 1। जो दूसरा वेक्टर है दैट इज v2 इज नथिंग बट 1a स्क्वायर। ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दो वेक्टर है और बोला है a क्या है? -1/2 प्लस j√3/2। ये इसने डिफाइन किया a को और पूछा है ये जो दो वेक्टर्स है वो क्या है? ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, कोलिनियर है या पैरेलल है? तो देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन होती है, ऑर्थोनॉर्मल की क्या डेफिनेशन होती है, पैरेलल की क्या डेफिनेशन होती है। वो अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हो तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सपोज हमारे पास अभी एक जनरलाइज दो, इफ लेट अस अज्यूम वी हैव टू वेक्टर्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स वो वेक्टर्स हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर दिखाना किसी, ये बोलूं वेक्टर ए तो मतलब ए के ऊपर एरो दिखाना है, या सिंपल ए के ऊपर बार दिखाएंगे उससे भी पता चलता है ये वेक्टर है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशंस यूज होते हैं वेक्टर को दिखाने के लिए। ओके, तो ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज वेक्टर ए और ये है अपना वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स एंगल क्या है? थीटा। तो यहां पे हम देखेंगे अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज वेक्टर ए, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद वेक्टर बी, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
into magnitude of vector b into cosine of angle between them, cosine of angle between them। और ये जो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये बात आपको याद रखनी कि 4 डायमेंशनल स्पेस को हम विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, उन चीजों को एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव की गई है। ये किसके लिए वैलिड है? 2 डायमेंशनल स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। ओके, मतलब मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना तो क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट्स इट। और हमें इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद वेक्टर बी। और फिर क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दोनों का रेशियो लेंगे, जो थीटा आएगा उस एंगल के बेस पे हम बताएंगे कि ये इन दोनों के बीच वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ऑर्थोनॉर्मल है या ऑर्थोगोनल है या कोलिनियर है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो हम उसके बेस पे हम डेफिनेशन अभी सीखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये देखेंगे हम एग्जांपल के थ्रू कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो इफ पहला कैसा आएगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टू वेक्टर्स A and B, two vectors A and B are orthogonal। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वो दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। और यहां पे हम लिखेंगे दूसरी पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी इसका कनेक्शन पहली पॉइंट से ही है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है, और दूसरी बात कि दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर्स ए एंड बी बोथ आर ऑर्थोनॉर्मल। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तो है ही क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, उसके साथ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो हम बोलेंगे ये वेक्टर्स जो है ए एंड बी बोथ आर ऑर्थोनॉर्मल। इसका मतलब जो भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर तो होंगे ही, मतलब ऑर्थोगोनल तो होंगे ही, लेकिन जो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है वो ऑर्थोनॉर्मल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। मींस वी कैन से all orthonormal vectors are orthogonal but all orthogonal vectors may or may not be orthonormal। तीसरा पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, तीसरा पॉइंट इफ, तो यहां पे लिखेंगे इफ, यहां पे हम कंडीशन तीसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 0 डिग्री और 180 डिग्री देन वेक्टर्स ए एंड बी आर known as or termed as are कोलिनियर। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? अभी कोलिनियर के दो पार्ट है, दैट इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। तो यहां पे हम कोलिनियर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इज पैरेलल और दूसरा होगा अपना एंटी पैरेलल। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो अगर थीटा 0 आता है तो होंगे पैरेलल, और अगर थीटा 90 आता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये दोनों होंगे एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स क्या है? अगर दोनों वेक्टर्स की लाइन देखोगे तो वो दोनों लाइंस पैरेलल है और दोनों का सेंस भी सेम है। सेंस सेम है मतलब दोनों का अगर हम सेंस देखें तो दोनों, हम ऐसा अज्यूम कर सकते दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ये जो वेक्टर होती है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है दैट इज टेल, एंडिंग होती है हेड। तो टेल से हेड देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। हम बोलेंगे दोनों का सेंस क्या है? सेम है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल। और एंटी पैरेलल क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये दो वेक्टर्स क्या होंगे? एंटी पैरेलल। इनके भी दोनों लाइंस, जो वेक्टर्स ये हैं, इन दोनों के लाइंस क्या हैं? एक लाइन अज्यूम करें जिसपे वेक्टर्स है तो दोनों वेक्टर्स की लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, लेकिन दोनों वेक्टर्स की सेंस क्या है या डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री होगा यहाँ पे। ओके, ये एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स, और ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर सेम लाइन पे हो और सेम डायरेक्शन में तो भी पैरेलल होंगे। दो वेक्टर सेम लाइन पे हो लेकिन दोनों की सेंस या डायरेक्शन डिफरेंट हो तो भी एंटी पैरेलल होंगे। तो ये बात हो गई क्लियर? अभी हमें क्या पूछा है?
कि वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल है, तो अगर ऑर्थोनॉर्मल है तो दो वेक्टर्स के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि कोलिनियर अलग से नहीं बोल सकते, कोलिनियर इसका ही पार्ट है, पैरेलल मींस पैरेलल कोलिनियर का ही पार्ट है। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में? ओके, तो अभी हमने ये सब थ्योरी समझ ली, अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे। आई मीन टू से मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे ए और बी का, और दोनों का डॉट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू आइए देखते हैं इसको। तो एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है ये हम मिटा देते हैं। तो जो वेक्टर्स अरिथमेटिक पढ़ चुके हैं, मतलब वेक्टर कैलकुलस थोड़ा भी जिनको ज्ञान है वेक्टर कैलकुलस का, उनको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना दो वेक्टर्स का बहुत ही इजी है। बी द वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस, और या तो क्या दोनों वेक्टर्स क्या है, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स है। आ गई ये बात समझ में स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पे निकालते हैं, हमें ये जब कंक्लूजन निकालना है कि दोनों वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है या ऑर्थोनॉर्मल है या पैरेलल है या कोलिनियर है, तो मींस हमें क्या निकालना है? सबसे पहला टारगेट किसी भी पॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा एंगल। क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। तो यहां पे लिख लेते हैं cos थीटा निकालना है हमें, दोनों लेट अस से दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड, तो क्या लिखेंगे? जो वेक्टर v1 है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ वेक्टर v2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? अभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो हम देखेंगे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? तो सिंपल, पहले वेक्टर को लिख देंगे 1 1 1, फिर क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। दूसरे वेक्टर को लिखेंगे, दूसरा वेक्टर क्या है? 1 a स्क्वायर। ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए। अब ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे हमें भी ध्यान से देखना है। दोनों वेक्टर्स से करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो। पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है? 1, पहला कंपोनेंट हमेशा एक्स कंपोनेंट होता है, दूसरा कंपोनेंट हमेशा वाई कंपोनेंट होता है, तीसरा कंपोनेंट हमेशा जेड कंपोनेंट होता है। तो दोनों वेक्टर्स का एक्स कंपोनेंट क्या है? इसका 1 इसका 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया, डेट इज 1। दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। पहले का क्या है? 1, दूसरे का a, 1 इंटू a। पहले वेक्टर का क्या है? z कंपोनेंट 1, दूसरे वेक्टर का z कंपोनेंट क्या है? a स्क्वायर। 1 इंटू a स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर। और तीनों का क्या ले लो? एडिशन ले लो। ये क्या हो गया? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में? अभी ये हमें क्या, ये तो a के फॉर्म में, तो हम इसको और सोल्व करेंगे। a क्या दिया हुआ है अपने पास? a दिया हुआ है -1/2 प्लस j √3/2। इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, या ऐसे बोल सकते हैं इसका पोलर फॉर्म में क्या होगा? 1/2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी और रियल पार्ट का क्या करते थे? स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते, फिर उसका स्क्वायर रूट लेते, फिर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √3/2 डिवाइड बाय 1/2। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? इसका लोगे तो क्या आएगा? 1/4 प्लस 3/4 मींस 4/4, डेट इज 1। स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? नंबर का पॉजिटिव होता है। एट एन एंगल ऑफ, यहां पे देखो, यहां पे -1/2 है, तो ये 1/2 माइनस tan इनवर्स √3, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा अपना, बताइए, 120 डिग्री। 120 डिग्री, नॉट माइनस, या इसको बोलेंगे इक्वलिटी -60 डिग्री, ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे? एक को 1 एट एन एंगल 120 डिग्री। ये बात आ गई स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, तो ये तो आई होप बताओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम एंगल कैसे फाइंड करते। तो a क्या मिला? 1 एट एन एंगल 1। तो a को मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिखा ही क्यों? वो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायर लेना टफ है, मींस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोलर फॉर्म में जो ये टर्म्स होते हैं, मींस पोलर फॉर्म में किसी भी टर्म का स्क्वायर लेना इजी है कंपेयर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। वो यहाँ पे क्लियर दिखेगा, क्यों? क्योंकि मुझे a स्क्वायर लिखना है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर पोलर फॉर्म में, तो a स्क्वायर की जो मैग्नीट्यूड होता है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड टर्म, इसको बोलते हैं एंगल। तो जब भी नंबर पोलर फॉर्म में लिखा हो उसका क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। तो क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, और एंगल के साथ क्या ले रहे हैं? स्क्वायर, तो एंगल डबल हो जाएगा, डेट इज 240 डिग्री। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? ओके, तो अभी यहां पे देखते हैं हम, या
ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e टू द पावर j 120 डिग्रीज। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लोगे तो ये 120 इंटू क्या हो गया 240, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये a स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v1 विद डॉट प्रोडक्ट v2, इसमें क्या मिला स्टूडेंट्स 1, a क्या था अपना 1 एट एन एंगल 120 डिग्री, b क्या था 1 एट एन एंगल 240 डिग्री। ये अपना है 1 एट एन एंगल 120 डिग्री कितना दिया हुआ है -1/2 प्लस j√3/2, और 1 एट एन एंगल 240 डिग्री मींस cos 240 प्लस j sin 240। cos 240 होता है -1/2, j sin 240 होगा, sin 240 होता है -√3/2, तो आंसर होगा -j√3/2। इसका मतलब आंसर क्या होगा 1 - 1/2 - 1/2 दैट इज 0 प्लस 0 मींस आंसर होगा 0। मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आया स्टूडेंट्स 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आया 0। ओके, तो हमें cos थीटा निकालने के लिए और क्या चाहिए v1 की लेंथ चाहिए, तो v1 की लेंथ हम निकाल देंगे, ये या मैग्नीट्यूड ऑफ v1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके x कंपोनेंट का जो वेक्टर है v1 उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर करो 1 स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर करो दैट इज 1 स्क्वायर, उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर करो दैट इज 1 स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दो उसका स्क्वायर रूट ले लो दैट इज √3, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v1। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। अभी किसका निकालना है मैग्नीट्यूड v2 का। अभी ये बात यहां पे ध्यान देना, क्योंकि जो पहला वेक्टर है उसमें सारे कंपोनेंट्स रियल नंबर्स है तो उसका डायरेक्ट ऐसे निकलता है मैग्नीट्यूड, लेकिन जब ऐसे वेक्टर्स हो जिसके कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि a कॉम्प्लेक्स नंबर है, a स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा कि सपोज निकालना है मुझे मैग्नीट्यूड v2 स्क्वायर का, सॉरी v2 वेक्टर का वो क्या है v2 वेक्टर है अपना कॉम्प्लेक्स वेक्टर बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है कंपोनेंट्स क्या है कॉम्प्लेक्स है। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हो तो ऐसे लिखते हैं, जो कंपोनेंट्स होंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उसका मैग्नीट्यूड लेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ये बात आ रही है समझ में। जब वेक्टर्स क्या हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, उसके कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, तो उस केस में क्या करेंगे, जो वेक्टर था उसमें सारे रियल कंपोनेंट्स है तो सीधा क्या किया रियल कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। लेकिन जब वेक्टर्स हो उसके कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट, उन कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पहले मैग्नीट्यूड लेंगे फिर स्क्वायर लेंगे फिर ऐड करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है 1 का मैग्नीट्यूड होगा 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, उसका स्क्वायर लेंगे। दूसरा कंपोनेंट क्या है a, तो a का मैग्नीट्यूड लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे, फिर a स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। तो यहां पे देखते हैं 1 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर भी 1 होगा। a अपने पास नंबर ये रहा a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड क्या अगर ये जो टर्म है क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड क्या है वो भी 1 है, उसका स्क्वायर 1 होगा। a स्क्वायर अपना क्या है 1 एट एन एंगल 240 डिग्री, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 है, तो इसका भी क्या आएगा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड √3। तो ये यहां पे ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं। कौन सी मिस्टेक वो मैं बता रहा हूं कि यहां पे वो क्या करेंगे, जैसे हम रियल जो वेक्टर है जिसमें सारे कंपोनेंट्स रियल है, उसी मेथोडोलॉजी से इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिर देखिए कैसे गलत आएगा वो मैग्नीट्यूड जो आएगा गलत आएगा, वहां पे फंस जाओगे। देखो कैसे, अभी सपोज मुझे पता नहीं है कि जो वेक्टर्स जो होंगे कॉम्प्लेक्स टर्म्स के या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, अगर ये पता नहीं होता, अगर ऐसा करते, रॉन्ग अप्रोच क्या है अपना, रॉन्ग अप्रोच, तो रॉन्ग ये स्टूडेंट्स लिख देना नोटबुक में, रॉन्ग अप्रोच। तो रॉन्ग अप्रोच कैसे करते हैं आप, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है v2 का, तो सिंपली क्या करते, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर लेते, दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर लेते, तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर लेते, दैट इज a स्क्वायर, इसका a टू द पावर 4। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर ऐसा हो जाता,
a टू दी पावर 4 क्या होगा वो देखते हैं। अभी a स्क्वायर ये है तो a टू दी पावर 4 क्या होगा 1 एट एन एंगल 480 डिग्री, और 480 डिग्री क्या होता है 360 प्लस 120 मींस ये क्या होगा 1 एट एन एंगल 120 डिग्री। वो किसके इक्वल होगा a के इक्वल, किसके इक्वल a के इक्वल, मींस a4 क्या होगा a ही होगा। और हमें पता है जो v1 डॉट प्रोडक्ट था v2 का वो क्या था 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, सॉरी उसका रिजल्ट क्या आया था 0, मतलब ये क्या आ गया 0, विच इज रॉन्ग। जो वेक्टर होगा उसकी कुछ लेंथ तो होगी, सिर्फ जीरो वेक्टर ही होगा जिसकी लेंथ क्या होगी जीरो वेक्टर ही होगा जिसकी लेंथ क्या होगी 0 होगी, जिसमें सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। लेकिन और कोई वेक्टर कोई भी होगा जो किसी पॉइंट का पोजीशन बता रहा होगा उसकी तो लेंथ कुछ फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब ये हमारा आ गया 0, विच इज टोटली इनकरेक्ट, क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर रख दोगे तो ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स, जब भी वेक्टर्स में कंपोनेंट्स क्या हो कॉम्प्लेक्स हो, या वेक्टर सिंपली कॉम्प्लेक्स, स्पेस पूरा कॉम्प्लेक्स है, मैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स का पोजीशन के वेक्टर्स लिख रहा हूं, तो उस केस में जब भी वेक्टर क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है उस केस में जो बताना है मैग्नीट्यूड निकालना है कैसे, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड लो, फिर स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, अनलाइक कौन सा जो था वेक्टर इन रियल स्पेस। ओके, ये बात आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये हमें रॉ मटेरियल पूरा पता चल चुका है, तो अभी हम कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे, cos थीटा निकालना था तो दोनों के बीच में एंगल है 0, और नीचे क्या आया √3 इंटू √3 डेट इज 0/3 डेट इज 0। cos थीटा क्या आया स्टूडेंट्स 0। इसका मतलब थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री। थीटा क्या होगा 90 डिग्री हो सकता है या 270 डिग्री हो सकता है, मतलब मल्टीपल ऑफ, इन शॉर्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये बात आ गई स्टूडेंट, 90 होगा या होगा ऑड 90 होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, 90 270 देन 90 into 5 450, उस टाइप के एंगल। हम सिंपली फर्स्ट ले रहे हैं 30 is equal to 90 डिग्री फॉर n is equal to 1। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब कौन सा केस था स्टूडेंट, बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, वेक्टर A and B both are orthogonal, ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में। और ऑर्थोगोनल है, एक स्टेप आगे जाएंगे, क्या ऑर्थोनॉर्मल है, क्या ऑर्थोनॉर्मल के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है इसलिए ऑर्थोनॉर्मल नहीं होंगे, सिंपली वेक्टर्स क्या होंगे ऑर्थोगोनल होंगे, क्या होंगे ऑर्थोगोनल। और सिंपली हम बोल सकते हैं जब पता लगाना हो, इसका मतलब जब भी दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब वो वेक्टर्स क्या होंगे ऑर्थोगोनल होंगे, क्या होंगे। और पैरेलल के लिए क्या आना चाहिए, मींस कोलिनियर के लिए ये वाला टर्म cos थीटा क्या आना चाहिए 1 या -1, क्योंकि 1 होगा तो थीटा 0 होगा या 2 पाई होगा, और -1 होगा तो थीटा क्या होगा 180 होगा। ये बात आ गई स्टूडेंट्स क्लियर। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ वेक्टर की फाइनाइट लेंथ तो होगी। इसका मतलब दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है उस केस में हम बोलेंगे कि बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, और वी कैन से परपेंडिकुलर। और दूसरी बात, अगर ऑर्थोगोनल तो है ही और साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी यूनिटी है या 1 है तो हम बोलेंगे बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो इस लेक्चर में हमें इतना ही सीखना था कि दो वेक्टर्स के बीच में हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा पहला लेक्चर था कैलकुलस का। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सीखेंगे कि मतलब डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे, डाइवर्जेंस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जो वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है बहुत इजी है, इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, और थोड़ा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन 3 डायमेंशंस में अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। और अगर आप स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं, या अगर आप जूनियर इंजीनियर जेई के लिए भी प्रिपरेशन करें तो आप हमारा कोर्स खरीद कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कोर्स, यू कैन visit our website, you can email us,
you can call us at our register number that is given on our website, or as well as on our email ID, that helpline email ID that is given on our website name is geniceducation.com. तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डाइवर्जेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे और उनको डिफरेंट कोऑर्डिनेट में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत बरकरार रखिए, खेलिए कूदिए, फिट रहिए और उतना ही इंपॉर्टेंस आप पढ़ाई को दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।